हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फेयर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग गुप्त काल पर आज की हमारी क्लास होगी। इसका पहला भाग हम कर चुके हैं, आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। पहले भाग में हमने श्रीगुप्त से लेकर चंद्रगुप्त द्वितीय तक पढ़ा था। अब हम आगे के जो गुप्त काल के राजा रहे, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम, और इसके बाद के जो राजा महान राजा हुए उनके बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कुमारगुप्त प्रथम, इनका जो कार्यकाल है वो 413 ईस्वी से 455 ईस्वी तक का माना जाता है। इन्होंने अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय से 415 ईस्वी में सत्ता प्राप्त की। अब देखिए, आपको 413 ईस्वी यानी इस समय इनका राज्य अभिषेक हो गया था और 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन्हें सत्ता का हस्तांतरण किया था और लगभग 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। और इनका जो समय काल है वो काफ़ी शांतिपूर्वक माना जाता है और ये उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए। इनके समय पर युद्ध बहुत कम हुए और मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के सुव्यवस्थित शासन का हमें वर्णन देखने को मिलता है। इन्होंने सदा प्रजा के कल्याण व समृद्धि के लिए ही कार्य किए और यह कार्तिकेय के उपासक थे। कार्तिकेय यानी भगवान शिव के जो बड़े पुत्र माने जाते हैं उनकी ये पूजा करते थे और भीलसर में कार्तिकेय मंदिर का इन्होंने निर्माण भी करवाया और नालंदा महाविहार की भी इन्होंने ही स्थापना कराई थी, जो बाद में एक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित हुआ और विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बना जहां पर छात्रों के रहने की व्यवस्था थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, इनका जो कार्यकाल है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक का माना जाता है और यह गुप्त वंश के अंतिम महान शासक थे। इनके समय पर हुणों ने बार बार हमला किया और उनके बार बार आक्रमण से वे युद्ध होने से गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। और जो भीतरी अभिलेख है स्कंदगुप्त के काल में हुणों के हमले का उसमें हमें पता चलता है, जिसमें हुणों को हराकर बेतारी उत्तर प्रदेश से स्कंदगुप्त ने उन्हें भगाया था। और सुदर्शन झील जो कि सौराष्ट्र में स्थित है। अब सौराष्ट्र कहाँ पर है? हमारा गुजरात में। गुजरात की में गिरनार पहाड़ियाँ हैं तो वहाँ पर ये सुदर्शन झील स्थित है और अशोक के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका भी जो रिनोवेशन है या जीर्णोद्धार करवाया था स्कंदगुप्त ने। अब भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, जो कि 510 ईस्वी का माना जाता है, इसमें सती प्रथा के प्रचलन के बारे में हमें प्रथम जानकारी मिलती है। देखिए, गुप्त काल में ही बाल विवाह प्रथा शुरू हुई और सती प्रथा भी ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल में ही सर्वप्रथम इसके बारे में हमें पता लगता है। और जो विष्णुगुप्त थे वो गुप्त वंश के अंतिम महान शासक थे, जिनका जो समय काल था वो 550 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ लेते हैं गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि गुप्त काल में भगवान शिव और विष्णु की पूजा की जाती थी और गुप्त काल में ही सबसे अधिक गांव, मंदिर व ब्राह्मणों को दान में दिए गए। गुप्त काल में ही सती प्रथा व बाल विवाह उभरा। गुप्त काल के सबसे अधिक अवशेष व सिक्के हमें राजस्थान से प्राप्त हुए। अब राजस्थान में एक जगह है बयाना, तो बयाना से हमें गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं। इसी तरीके से जो रामायण है, महाभारत है, वे पुराणों का जो संकलन है वो गुप्त वंश के समय पे ही हुआ ऐसा माना गया है। और अजंता की गुफाओं का निर्माण भी गुप्त समय पर ही हुआ था और मंदिर बनाने की कला का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त काल में इसके अतिरिक्त चित्रकला विकसित हुई
गुप्त काल के चित्रों के अवशेषों को हम बाघ की गुफाओं, अजंता की गुफाओं व बादामी की गुफाओं में देख सकते हैं। और गंगा और यमुना, यानी गंगा और यमुना जो नदी है, उनका मूर्ति रूप भी गुप्त काल की ही देन है। गुप्त काल की शिल्पकला का जन्म विशेषतः मथुरा शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानव पर आधारित था और वराह की वास्तविक आकृति में निर्मित मूर्ति हमें एरण से प्राप्त हुई है, जिसका निर्माण धन्य विष्णु ने किया था। अब वराह जो है विष्णु का अवतार माने जाते हैं और इनकी जो मूर्ति प्राप्त हुई थी वो एरण से प्राप्त हुई थी और निर्माण किसने किया था? धन्य विष्णु ने। अब गुप्त काल में कौन कौन से लेखक हुए और कौन कौन सी उन्होंने जो है ग्रंथ लिखे, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो नाट्य शास्त्र जो है भरत ने लिखा था। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, विक्रम और वश्यम, रघुवंशम और मालविका अग्निमित्रम, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं और कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है ग्रंथ देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, ये चंद्रगुप्त द्वितीय पर आधारित हैं दोनों पुस्तकें। और ये पुस्तकें किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने। इसी तरीके से मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी थी। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय, ये आर्यभट्ट ने लिखी थी, जिन्होंने सूर्य सिद्धांत में ये बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और जीरो का भी इन्वेंशन इन्होंने ही किया। सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखी। वृहद संहिता वराह मिहिर ने। कथा सरित सागर सोमदेव ने। कामसूत्र वात्स्यायन ने और अमर कोश अमर सिंह ने लिखी थी। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर और स्तूप। तो गुप्त काल में देवगढ़ जो कि झांसी में स्थित है, दश अवतार मंदिर का निर्माण कराया गया। उदयगिरी में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया। शीरपुर में लक्ष्मण मंदिर का। और शीरपुर कहाँ पे स्थित है? हमारा छत्तीसगढ़ में। इसी तरीके से भीतरगांव कानपुर में ईंटों के मंदिर का निर्माण कराया गया। सारनाथ में धमेक स्तूप जो कि ईंटों से बना स्तूप है, उसका निर्माण भी गुप्त काल के समय पे ही हुआ। नालंदा बौद्ध विहार है जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण भी गुप्त काल के समय पर ही हुआ था। अब हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा कुमारगुप्त प्रथम। देखिए प्रथम लिखना ज़रूरी है क्योंकि कुमारगुप्त द्वितीय और तृतीय भी गुप्त काल में ही और आगे के जो राजा थे उनमें थे। ठीक है, तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी या निर्माण करवाया था। सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम विवरण हमें किस अभिलेख में मिलता है? प्रयाग अभिलेख, भीतरी अभिलेख, देवगढ़ अभिलेख या फिर एरण अभिलेख? तो भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है 510 ईस्वी में, तो इस एरण अभिलेख में हमें सती प्रथा के प्रचलन के बारे में पता चलता है। और जो प्रयाग अभिलेख है हमारा, ये आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है। भीतरी अभिलेख हमारा स्कंदगुप्त से संबंधित है और देवगढ़ अभिलेख आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित अभिलेख है। किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया? कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त या विष्णुगुप्त? तो स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। ये हमें भीतरी अभिलेख में या भीतरी अभिलेख से हमें जानने को मिलता है।
सूर्य सिद्धांत की रचना किसने की? वराहमिहि, सुश्रुत, अमर सिंह या आर्यभट्ट? तो सूर्य सिद्धांत की जो रचना की थी वो आर्यभट्ट ने की थी। गुप्तकालीन शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या गुजरात? तो अभी हमने पढ़ा था कि जो शिरपुर है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। सर्वप्रथम किस शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो देखिए, चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे और चांदी के सिक्कों को रुपयक के नाम से जाना जाता था। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? पण, दिनार, रुपयक या निष्क? तो गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दिनार या फिर दिनारस कहा जाता था और पण आपको मौर्य काल में देखने को मिलता है। इसके बाद फिर जो रुपयक है, चांदी के सिक्कों को गुप्त काल के समय पर ही चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था और निष्क हमें हड़प्पा संस्कृति के समय पर देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।